हेलो गाइस, हैव ए नाइस डे। आज का टॉपिक है ए न्यूमेरिकल ऑन डिजाइन लेटरल फोर्स IS 1893 2016। जो ये डिजाइन बेस शियर या डिजाइन लेटरल लोड या इसको सिंपली कह सकते हैं सीस्मिक लोड, इसकी गणना हम जब करते हैं इक्विवेलेंट स्टैटिक मेथड के द्वारा, उसी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम न्यूमेरिकल यहाँ पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो पहले क्वेश्चन देख लें, इसके बाद हम इसका सॉल्यूशन यहीं पर कराते हैं। द 3 स्टोरी बिल्डिंग इज सिचुएटेड इन श्रीनगर जोन 5 ऑन मीडियम सॉइल एंड रैफ्ट फाउंडेशन। RC framed SMRF structure is filled with masonry walls. Dead load on floor is 12 kN per meter square and on roof is 10 kN per meter square. Live load on floor is 4 kN per meter square and on roof it is 1.5 kN per meter square. Calculate the design lateral force. Building is shown in figure given below. जो क्वेश्चन में बिल्डिंग दी गई है वो नीचे चित्र में यहीं पर बनी हुई है। तो अब देखिए, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का सलूशन किस तरह से स्टार्ट करते हैं। पहले बिल्डिंग देख लीजिए कि क्वेश्चन में बिल्डिंग क्या दी गई है। ये ऊपर का जो फिगर है ये बिल्डिंग के प्लान को दर्शा रहा है। ये पिलर के संकेत हैं प्लान में, और दोनों डायरेक्शन में ये हमारा 5000 मिलीमीटर, सारे डायमेंशन मिलीमीटर में है। तो ये 5 मीटर ये हो गया, 5 मीटर ये हो गया, 5 मीटर ये हो गया। इसी तरीके से इस डायरेक्शन में भी ये स्पेसिंग जो है 5 मीटर दी है और ये भी 5 मीटर है। तो हमारी बिल्डिंग का आकार क्या हो गया, ये 5-5-10 मीटर इस डायरेक्शन में हो गया और यहाँ से यहाँ तक ये 15 मीटर हो गया। तो 10 बाई 15 मीटर प्लान की एक हमारी बिल्डिंग है। ये इसका प्लान है, या ये इसी बिल्डिंग का एलिवेशन दर्शाया हुआ है। तो एलिवेशन में जो हमारी फर्स्ट स्टोरी है, फर्स्ट स्टोरी की हाइट 4 मीटर की है। इसके बाद सेकंड और थर्ड स्टोरी की हाइट 3-3 मीटर की है। तो ये 3 मीटर है, ये 3 मीटर है, ये इसकी हाइट जो है 4 मीटर की है। बाकी ये एलिवेशन को दर्शा रहा है बिल्डिंग के। इस बिल्डिंग पर जो अर्थक्वेक फोर्स की गणना है वो कैसे की जाएगी, तो इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हम फ्लोर का एरिया निकालते हैं। किसी भी एक फ्लोर पर, चाहे ग्राउंड फ्लोर हो, चाहे फर्स्ट फ्लोर हो, चाहे टॉप फ्लोर हो, हम इसका एरिया जब निकालेंगे तो टोटल एरिया क्या हो गया, 10 मीटर ये है, 15 मीटर ये है। बस सीधा सीधा गुणा कर दीजिए, इसको मीटर में हमने मल्टीप्लाई करेंगे। 10 × 15 ये हो गया हमारा 150 मीटर स्क्वायर। तो ये फ्लोर का एरिया 150 मीटर स्क्वायर ये हम ज्ञात कर लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन में जो लाइव लोड दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए लाइव लोड 4 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर का दिया है। तो जो ये लाइव लोड 4 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर का दिया है, इसकी वैल्यू जो है 3 किलोन्यूटन पर मीटर से ज्यादा है। तो एज पर IS 1893 2016 50% लाइव लोड ऑन फ्लोर एंड नो लाइव लोड ऑन रूफ विल बी ट्रांसफर्ड। इसके लिए हम आपको बता दें, इस कोड में एक तालिका है, टेबल 10, टेबल का नंबर है 10, और उसी में ये रूल दर्शाए हुए हैं। हम आपको संक्षेप में इसका फिगर बना करके बता दे रहे हैं। ये IS कोड की टेबल है, टेबल 10, क्लाज 7.31 है, 3.1 है। तो इसमें पहले कॉलम है इम्पोज्ड लोड, या इसको हम लाइव लोड भी कह सकते हैं। तो लाइव लोड या इम्पोज्ड लोड, ये 2 कॉलम दिए हैं। एक पहले कॉलम में है अगर लाइव लोड की वैल्यू 3 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर से कम हो या बराबर हो। दूसरे में है जब 3 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर से अधिक हो। अगर ये 3 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर से लाइव लोड कम है, उस केस में बिल्डिंग के ऊपर केवल 25% लोड ही ट्रांसफर होता है। किसी भी फ्लोर पर, यानी किसी भी फर्श पर जितना लाइव लोड क्वेश्चन में दिया गया है, उस लाइव लोड का
25% ही केवल ट्रांसफ़र किया जाता है, लगता हुआ माना जाता है, बाकी को हम गणना में सम्मिलित नहीं करते हैं, यानी 75% छोड़ देते हैं, लोड को कंसीडर नहीं करते हैं। इसके बाद जब हमारा लाइव लोड की वैल्यू 3 से ज़्यादा हो जाती है, उस केस में ये माना जाता है कि 50% लोड जो है ये बिल्डिंग के ऊपर ट्रांसफ़र होगा। और जो छत होती है, रूफ, उस पर अलग से लिखा हुआ है कि छत पर कोई भी लाइव लोड नहीं लिया जाता है। लाइव लोड एक्चुअल में भले आ रहा हो फिर भी लोड नहीं लेते। अब इसके पीछे लॉजिक जरा देख लीजिए। लाइव लोड एक्चुअली होता क्या है, जो घर में रहने वाले सदस्य हैं वो लोग घर में होते हैं, तो जिस समय भूकंप आ रहा होता है उस समय ये एज्यूम कर लिया जाता है कि छत पर कोई व्यक्ति नहीं होगा। तो इसलिए इसी कंसेप्ट को मानते हुए छत पर लाइव लोड जो है 0 मान लेते हैं, यानी भूकंप के दौरान ये एज्यूम कर लेते हैं कि छत के ऊपर कोई व्यक्ति नहीं होगा, इसीलिए इसको 0 माना जाता है। और इसमें भी भूकंप के दौरान सभी लोगों की वहाँ घर में जो है, जैसे ये जो लाइव लोड की गणना होती है ये तो अधिकतम संभावित है, जैसे घर के सारे सदस्य जिस समय एकत्र हैं, घर में इकट्ठा हैं, उस समय का लोड इसमें दिया जाता है। यहाँ भूकंप के दौरान कुछ लोग तो नेचुरल वे में कहीं गए होंगे, बाहर गए हो, तो वही एक औसत निकाल करके ये किया गया है कि इसको गणना में निर्धारित करने के लिए कोड ने इसे 50% जो है 3 से अधिक होने पर और 3 से कम होने पर 25% लोड ही केवल ट्रांसफर होना का सुझाव दिया है। तो ये कोड के अनुसार दिया गया रूल है, इसी को अप्लाई करके हम यहाँ पर हमारा दिया हुआ लोड जो है 4 किलो न्यूटन है, ये 3 से ज़्यादा है, इसलिए इसका 50% लोड ही केवल ट्रांसफ़र होगा और छत के ऊपर कोई भी लोड ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो अब देखिए फ्लोर लोड हम गणना करते हैं फ्लोर वाइज। जैसे ये है, इसके ऊपर ये फर्स्ट फ्लोर हो गया, ये सेकंड फ्लोर हो गया और ये हमारा थर्ड फ्लोर हो गया। तो इसमें देखिए फ्लोर W1 और W2 यानी फ्लोर लोड, ये इस फ्लोर के का कुल भार कितना होगा ये हमको निकालना है। तो इसका W1 और ये सेकंड फ्लोर का भार, ये दोनों फ्लोर एक जैसे हैं, इनका एरिया सब एक जैसा है, इसलिए इन दोनों के भार भी आपस में बराबर होंगे, इसलिए एक साथ इनको गणना कर लिया गया है। W1 बराबर W2 बराबर 150। फ्लोर एरिया अभी हम ऊपर निकाल चुके हैं 150, तो ये सीधा फ्लोर का एरिया रख लिया। एरिया के बाद अब इसमें कितना लोड आ रहा है, लोड देख लीजिए। जो हमारा डेड लोड है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 12 किलो न्यूटन का, वो तो पूरा रख लिया जाएगा। तो ये 12 किलो न्यूटन का डेड लोड था, ये पूरा रख लिया। और इसके बाद जो लाइव लोड था उसका 50% कर दिया। 4 किलो न्यूटन का लाइव लोड दिया गया था, तो फ्लोर पर जो है ये आधा ही लिया जाता है, 50% लिया जाता है, इसलिए 1/2 से मल्टीप्लाई करके इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है। तो 12 प्लस 1/2 इंटू 4, इसको सॉल्व करके जो है हमारा प्राप्त हो गया 2100 किलो न्यूटन का लोड है W1। यानी तो इस फ्लोर का वेट, फर्स्ट फ्लोर का वेट हमारा 2100 किलो न्यूटन है, सेकंड फ्लोर का वेट ये भी इतना ही है। अब रहा रूफ का वेट, तो रूफ लोड कितना है, ये W3 इसको लिख लिया हमने। तो W3 लिख लेने पर, वैसे भी थर्ड स्टोरी है, तो रूफ लोड इसका फ्लोर एरिया 150 तो है ही, और इसके ऊपर अब वेट कौन सा आ रहा है, केवल डेड लोड, क्योंकि डेड लोड तो फिक्स ही रहता है। तो क्वेश्चन में ही दे रखा है कि छत के ऊपर डेड लोड 10 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का है, तो केवल हम उसी को गुणा करेंगे। लाइव लोड चूंकि छत पर नहीं लिया जाता है, भले ही क्वेश्चन में दिया हुआ है 1.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का, लेकिन रूल के अनुसार वो उसको नहीं लेना है, तो उसको हम इसमें नहीं जोड़ेंगे। तो केवल 10 का ही गुणा करके 150 इंटू 10, ये हमारा 1500 किलो न्यूटन का जो है इसका वेट हो गया, यानी ये लोड हो गया। W3 की वैल्यू हो गई, तो इस W3 की ये वैल्यू हो गई, W1 W2 ये दोनों सब निकल के आ गए। इसके बाद हमको निकालना होता है सीस्मिक वेट ऑफ द बिल्डिंग का सीस्मिक वेट कितना होता है, यानी बिल्डिंग का सीस्मिक वेट से मतलब है टोटल वेट ऑफ ऑल फ्लोर्स, सम ऑफ वेट ऑफ ऑल फ्लोर्स। तो इसमें कैपिटल W बराबर W1 प्लस W2 प्लस W3। W1 W2 ये हमने दोनों निकाल लिए थे, ये 2100 है, ये भी 2100 है, ये 1500 है, इनको जोड़ दिया, 5700 किलो न्यूटन का हमारा टोटल सीस्मिक वेट ऑफ द बिल्डिंग ये यहाँ से ज्ञात हो गया। सीस्मिक वेट ज्ञात कर लेने के बाद अब हमको ज्ञात करना है फंडामेंटल टाइम पीरियड। तो फंडामेंटल टाइम पीरियड ज्ञात करने के लिए
इसमें देखिए दो केस उत्पन्न होते हैं। पहला केस तो हम लेते हैं जब भूकंप के दोलन एक्स की डायरेक्शन में हो। इसमें एक्चुअली एक्स की डायरेक्शन ये मानी गई है और वाई की डायरेक्शन ये मानी गई है। तो इसमें एक्स अक्ष इधर से इधर को है, यानी ये दोलन है अगर, तो ये एक्स डायरेक्शन हो गई, और इस डायरेक्शन में अगर दोलन हो रहे हैं तो ये वाई डायरेक्शन होगी। तो पहले हम एक्स डायरेक्शन में कंसीडर करते हैं। तो एक्स डायरेक्शन में जब हम कंसीडर करेंगे तो ग्राउंड एसिलेशन इन एक्स डायरेक्शन, इसके लिए जो हमारा टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड ज्ञात करने का हम फार्मूला कौन सा यूज करेंगे। हमने बताया था कि फंडामेंटल नेचुरल टाइम पीरियड ज्ञात करने के लिए ए बी सी 3 तरह की बिल्डिंग थी कैटेगरी, और फार्मूले भी उसमें अलग अलग हमने बताए थे। आपकी बिल्डिंग किस कैटेगरी में आती है? आप देखिए, आपकी बिल्डिंग है 3 स्टोरी बिल्डिंग। आपकी बिल्डिंग जब 3 स्टोरी बिल्डिंग है और 3 स्टोरी बिल्डिंग में कोई विशेष इसमें प्रोविजन के बारे में नहीं बताया गया है, छोटी बिल्डिंग है, तो जब ये छोटी बिल्डिंग है तो ये हमारी अदर बिल्डिंग की कैटेगरी में ही सम्मिलित होगी। तो इसीलिए टाइम पीरियड का जो हमारा सी कैटेगरी की बिल्डिंग थी उसका फार्मूला यहाँ पर प्रयोग किया गया है। एक्चुअली यहाँ पर बिल्डिंग की बनावट, बिल्डिंग की संरचना को देख करके फिर कोड से कंपेयर करके किस फार्मूले का प्रयोग किया जाना है, बिल्डिंग की प्रकृति क्या है, इसे थोड़ा सावधानी से करने की आवश्यकता है कि आप पहले जज कर लें कि आपकी बिल्डिंग ये क्वेश्चन में जो दी गई है वो किस तरह की है और वो किस से मैच कर रही है। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है टी का इसका टाइम पीरियड का फार्मूला यूज करेंगे। अब जब हमने ये फार्मूला इसमें ले लिया, क्योंकि हमारी बिल्डिंग इसी रेंज में आ रही, इसी कैटेगरी में आ रही है, तो 0.09 इंटू एच अपॉन अंडर रूट डी। इसमें एच क्या है? हाइट ऑफ द बिल्डिंग है, और डी क्या है? ये बेस डायमेंशन किस डायरेक्शन में? अर्थक्वेक शेकिंग की डायरेक्शन में, जिधर इसके दोलन हो रहे हैं। तो एक्स डायरेक्शन में हमने कंसीडर किया, तो इस डायरेक्शन में बिल्डिंग की टोटल साइड कितनी है यहां से यहां तक की? ये 15 मीटर की है। तो इसमें डी का मान जो है, बेस डायमेंशन हमारी 15 मीटर हो जाएगी। और हाइट कितनी है इसकी? हाइट बिल्डिंग की टोटल देखो 4 मीटर ये है, 3 मीटर ये है, 3 मीटर ये है, तो 4 3 7 3 10, यानी टोटल हाइट बिल्डिंग की 10 मीटर हो गई। तो कैपिटल एच, ये स्मॉल एच की वैल्यू 10 हो गई और डी का मान 15 हो गया। इसको रख करके हमने इसे सॉल्व किया, सॉल्व करके हमारी 0.23 सेकेंड हमारा टाइम पीरियड ज्ञात हो गया। तो इस तरह से ये हमारा टाइम पीरियड ज्ञात हो गया। टाइम पीरियड ज्ञात हो जाने के बाद अब हम निकालेंगे स्पेक्ट्रल एसिलेशन कोफिशिएंट, ऐसे अपॉन जी का मान। जैसे ये था, अगर आपके पास ये स्पेक्ट्रा मौजूद है तो 0.23 का समय है। टाइम पीरियड कितना निकला? टाइम टी की वैल्यू 0.23, तो ये 0.5 ये है, 0.23 यहाँ कहीं होगा। इससे जब हम ऊपर को लाइन खींचेंगे तो ये कहाँ मिलेगी जाके? 2.5 पर। एक सिंपल है, ये इस 4 तक हमारी वैल्यू यही रहेगी। इसलिए इसके अथवा ये मीडियम सॉइल के लिए, क्योंकि हमने क्वेश्चन में दे रखा है कि मीडियम सॉइल है, तो इस केस में हम देखेंगे जब टाइम पीरियड का मान 0 से 0.55 के बीच में हो तो हमारा टाइम 0 से ज़्यादा है और 0.55 से कम है, इसलिए 2.5 ही लिया जाएगा। तो ये हम 2.5 जो है यहाँ पर लेकर के, तो इससे ऐसे अपॉन जी की वैल्यू 2.5 ये हमारी ज्ञात हो गई, ऐसे अपॉन जी ज्ञात हो गया। अब इसके बाद जोन फैक्टर ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि श्रीनगर जो ब्रैकेट में जोन 5, तो जोन 5 के लिए जो हमारा जोन फैक्टर होता है वो 0.36 है। इसको हम नोट कर लेते हैं। तो जोन फैक्टर हमने नोट कर लिया। ये टेबल 3 है आईस कोड की, इससे देख सकते हैं हम। इसके बाद इम्पोर्टेंस फैक्टर आई का मान ज्ञात करेंगे। इसके लिए टेबल 8 आईस कोड की में दी हुई है, जिसका उल्लेख हम पिछले वीडियो में आप लोगों को कर चुके हैं, समझा चुके हैं कि उसमें किस तरह से इसकी वैल्यू देखी जाती है। एक बार फिर से हम उसी टेबल को आपके सामने रख रहे हैं। यह है टेबल 10, टेबल 8 फॉर इम्पोर्टेंस फैक्टर आई। इसमें बिल्डिंग को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, क्रिटिकल एंड लाइफलाइन स्ट्रक्चर। तो हमारी बिल्डिंग जो है केवल 3 मंजिला इमारत है, ये लाइफलाइन स्ट्रक्चर नहीं है।
इसमें पब्लिक डीलिंग का कोई काम नहीं किया जाता है। रेजिडेंशियल बिल्डिंग जिसमें 200 लोगों से ज़्यादा लोग निवास करते हों, तो इसमें ऐसी भी संभावना नहीं कि इसमें रहने वाले लोगों अनुमान, क्योंकि बिल्डिंग क्वेश्चन में तो कुछ नहीं दिया गया है, लेकिन जो हमारी 3 स्टोरी की जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में 200 लोगों के रहने की संभावना नहीं है, तो ये हमारी सेकंड कैटेगरी में भी नहीं आती, बी कैटेगरी में भी नहीं आती है। ये हमारी बिल्डिंग ऑल अदर बिल्डिंग्स की श्रेणी में आएगी। इसीलिए इसका जो है इम्पोर्टेंस फैक्टर आई का मान 1.0 लिया गया है। तो इस तरह से टेबल से हम ये इम्पोर्टेंस फैक्टर देख करके ये नोट कर लेते हैं। इसको नोट कर लेने के बाद हम रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर आर का मान ज्ञात करते हैं। आर का मान ज्ञात करने के लिए आप एक बार फिर से वही टेबल देख लें और हमारी बिल्डिंग में जो डाटा दिए गए हैं, हमारी जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ये बिल्डिंग आरसी बिल्डिंग है रिइंफोर्स्ड कंक्रीट की, और ये एसएमआरएफ स्ट्रक्चर है। ये क्वेश्चन का डाटा है और देख लीजिए इसके लिए हमारे पास मोमेंट फ्रेम सिस्टम पहला ये टेबल 9 है। इसमें इस ग्रुप के अंदर जो सेकंड बी नंबर पर आरसी प्लस एसएमआरएफ जो बिल्डिंग है, इनका ये फैक्टर आर जो है 5.0 के बराबर है। तो इस तरह से हम इस टेबल से ही हम बिल्डिंग का नेचर टाइप के अनुसार रिस्पांस रिडक्शन फैक्टर आर की वैल्यू देख लेते हैं। तो यहां से इस प्रकार से आर का मान 5 हुआ, तो यहां हमने आर का मान 5 ले लिया। अब आर का मान 5 लेने के बाद इसके बाद हम एच जो डिजाइन हॉरिजेंटल सीस्मिक कोफिशिएंट है, एच जेड आई अपॉन 2R इंटू एस ए अपॉन जी, इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। हमको जेड ज्ञात है, आई ज्ञात है, आर ज्ञात है, इनके सबकी वैल्यूज हमने सब्स्टिट्यूट कर दी और सब्स्टिट्यूट करके फिर जो है एस ए अपॉन जी का मान यहाँ पर रख दिया, इसका मान इतना आ गया। और इसके बाद हम डिजाइन लेटरल फोर्स बीबी की भी गणना कर लेते हैं। डिजाइन लेटरल फोर्स बीबी बराबर एच इंटू डब्ल्यू होता है। एच हमने यहाँ पर निकाल लिया है, वो 0.09 लिख लिया, और ये डब्ल्यू हमारा सीस्मिक वेट है ऑफ द बिल्डिंग है, तो ये हमारा 5700 किलो न्यूटन, ये हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। तो इसकी वैल्यू रख करके ये हमने वीबी की वैल्यू 513 किलो न्यूटन ज्ञात कर ली। अब हम ये एज्यूम करेंगे कि हमारी बिल्डिंग में अगर वाइब्रेशन वाई डायरेक्शन में हो रहे हों, उस केस में भी हम इसकी गणना करेंगे। तो उसके लिए जब हम टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे दोबारा 0.09 इंटू हाइट तो 10 है, हाइट नहीं चेंज हो रही है बिल्डिंग की, केवल बेस का डायमेंशन चेंज हो रहा है। वाई डायरेक्शन में बिल्डिंग की वो भुजा कितनी है, 10 मीटर है केवल। एक्स डायरेक्शन में 15 थी, वाई डायरेक्शन में 10 है, तो यहाँ 10 रख करके हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ये 0.28 आ गया। जब यहाँ पर 0.28 आ गया तो अपने उसी स्पेक्ट्रा से ऐसे अपन जी का मान देख लेंगे। तो ऐसे अपन जी का मान भी इस टाइम के लिए वहां पर 2.5 ही प्राप्त होता है। तो यहां से ऐसे अपन जी का मान 2.5 ही प्राप्त होगा। इसको हम नोट कर लेते हैं फिर से। तो हॉरिजॉन्टल जब हमारा ये टाइम पीरियड वही रहा, ऐसे अपन बाकी सारे फैक्टर तो हमारे वही है, जोन फैक्टर भी वही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, इंपॉर्टेंस फैक्टर भी वही रहेगा और रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर भी वही रहेगा। तो ये तो सब चीजें जो वहां पर हैं सेम है। ऐसे अपन जी भी हमारा उतना ही आ गया। तो फिर जो हमारा बेस शियर फोर्स है या लेटरल फोर्स है वो तो उतना ही रहेगा, जितना एक्स डायरेक्शन में आया उतना ही वाई डायरेक्शन में रहेगा। दोनों दिशाओं में ये फोर्स की वैल्यू बराबर होगी। 513 वहां था तो 513 किलो न्यूटन। तो डायरेक्ट इसको फिर लिखा जाएगा, पूरी गणनाएं करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आता है कि इसको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बेस शियर इन अपर फ्लोर्स। यहां देख ले, ये हमारी बिल्डिंग का एक सिंबॉलिकल हमने बना दिया। ये इसका फर्स्ट फ्लोर की रूफ है, ये सेकंड फ्लोर की रूफ है, ये थर्ड फ्लोर की, मतलब ये फ्लोर है, ये रूफ है। तो यहाँ पर बल कितना लग रहा होगा, अर्थ इसका फोर्स का, अर्थक्वेक का, यहाँ पर कितना लग रहा होगा, यहाँ पर कितना लग रहा होगा। इसके लिए हमने एक फार्मूला तुमको बताया था कि Q बराबर WI/HI का होल स्क्वायर बटे सिग्मा। हम उसी को विस्तार करके यहाँ पर लिख रहे हैं फार्मूले को। कैसे लिखा जाएगा, Q1 तो फर्स्ट फ्लोर के लिए अगर हम गणना करते हैं तो Q1 = W1 इंटू H1 का होल स्क्वायर बटे W1 H1 का होल स्क्वायर प्लस W2 H2 का होल स्क्वायर प्लस W3 H3 का होल स्क्वायर। ये इसको जोड़ देंगे तो यही हमारा सिग्मा
कहलाता है, इनटू बेस ईयर जितना हमारा लेटर लोड है, तो ये वी की वैल्यू हो गई। बस अब इसमें हम सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो देखिए W1 हमारा जो फर्स्ट फ्लोर था उसके फ्लोर का वेट कितना था 2100, तो W1 की वैल्यू 2100 है। फर्स्ट फ्लोर की हाइट कितनी है, केवल 4 मीटर। अभी देखा था पीछे, फर्स्ट फ्लोर की हाइट 4 मीटर है, तो 4 का स्क्वायर हो गया, H1 की वैल्यू 4 हो गई। तो इसमें ये हो गया W1 H1 का स्क्वायर, यहाँ पर भी है W1 H1 का स्क्वायर, तो ये फिर से लिख लीजिए, प्लस W2 भी हमारा 2100 था, लेकिन जो सेकेंड स्टोरी है इसकी हाइट है हमारी 4 मीटर और 3 मीटर, दो मिलाकर के 7 मीटर हो जाएगी। 4 मीटर तो हमारी ग्राउंड फ्लोर यानी फर्स्ट फ्लोर जो है ये की ऊंचाई है, और सेकंड फ्लोर की ऊंचाई जो है 3 मीटर है। इस तरह से टोटल हाइट जो है इसकी 7 मीटर हो गई, तो H2 की वैल्यू 7 मीटर होगी, तो यहाँ 7 का स्क्वायर होगा, प्लस ये फिर थर्ड फ्लोर आ गया या रूफ आ गई, इसका वेट 1500 था, और गुणे इसकी टोटल हाइट कितनी हो गई 10 मीटर हो गई। क्यों, 4 मीटर प्लस 3 मीटर प्लस 3 मीटर, तो इस तरह से 10 मीटर हो गई, तो 10 का स्क्वायर यहाँ पर होगा। बस इसको हमने सॉल्व कर लिया, यानी पहले हमने इसको अलग से सॉल्व किया, ये हमारा 28,65,00 के बराबर आ गया। ऊपर वाली संख्या जो है हमारी 33,600 है, और ये हमारा 513, इसको सॉल्व कर लिया तो ये हमारा 60 किलोमीटर आ गया। तो Q1 इस तरह से 60 किलोमीटर आ गया। ठीक इसी तरीके से हम Q2 सॉल्व करेंगे। Q2 में अब ऊपर में क्या हो जाएगा, W2 इंटू H2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो W2 हमारा इतना ही है 2100, और H2 की जगह पर ये 7 मीटर है, 7 का होल स्क्वायर रहेगा। नीचे वाला इन सब का जोड़ वही कॉमन है, तो ये हमने डायरेक्ट इसका जोड़ यहाँ पर उठा के रख लिया, ये 513 का लोड रख लिया, इसको सॉल्व किया तो 184 किलो न्यूटन आ गया। इसी तरह से Q3 निकाल लिया, इसमें थर्ड फ्लोर का या रूफ कह सकते हैं, इसका रूफ का वेट निकाल लिया W3 और इंटू टोटल हाइट 10 मीटर का होल स्क्वायर बटे ये सम वाली संख्या तो कॉमन है, ये वही उतार ली, 513 भी वही उतार लिया, ये हमारा 269 किलो न्यूटन आ गया। इस तरह से ये Q1 Q2 Q3 ये तीनों भार हमको ज्ञात हो गए। तीनों भार ज्ञात होने के बाद हम एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या ये तीनों भार का जोड़ Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 ये बराबर कितना है, 60 प्लस 184 प्लस 269, जब जोड़ते हैं तो ये ठीक 513 किलो न्यूटन आ जाता है। तो यही 513 किलो न्यूटन का जो टोटल हमारा सिस्मिक लेटरल लोड था, उसी लोड वो लोड इस तरह से स्टोरी वाइज डिस्ट्रीब्यूट होता है। थर्ड स्टोरी पर 269 किलो न्यूटन का भार लगेगा, लोड लगेगा, और सेकेंड स्टोरी पर 184 किलो न्यूटन का लोड लगेगा, और फर्स्ट स्टोरी पर केवल 60 किलो न्यूटन का लोड कार्य करेगा। इसी को यहाँ पर दर्शाया हुआ है चित्र में, देख लें। ये हमारा टोटल लोड था, फर्स्ट फ्लोर पर 60, सेकेंड पर 184 और थर्ड पर ऊपर बढ़ता हुआ। इसको अगर हम ऐसे मिलाएंगे तो ये एक ट्रायंगुलर शेप में बढ़ता हुआ लोड मिलता है, यही 60 184 2। अब यहाँ पर जरा देखिए कंसेप्ट क्या है। ये 269 किलो न्यूटन का ये बल लग रहा है यहाँ पर, यही बल हम यहाँ तक चले आएंगे। यहाँ पर एक बल और कार्य करने लगा, तो 184 का, इसको हमने 184 का और इसमें ऐड कर दिया, तो अब यहाँ पर इतना लोड हो गया, यही लोड चला आ रहा है। यहाँ पर 60 किलो न्यूटन का लोड और कार्य करने लगा, तो ये टोटल लोड हो गया। इस तरह से यहाँ तक का कुल भार कितना हुआ, 513 किलो न्यूटन। तो इस तरीके से डिजाइन लेटरल शियर हमारा फ्लोर वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। यही जो कैलकुलेशन के डाटा है, इसको हम टेबल फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कहीं भी जब डाटा प्रेजेंट किए जाते हैं तो फिर इसको टेबल के फॉर्म में बना देते हैं। देखिए कैसे टेबल बनाई जाएगी। फर्स्ट कॉलम में स्टोरी नंबर, तो यहाँ पर नीचे से एक नीचे रखेंगे, 2 ऊपर 3 ऊपर, क्योंकि तीसरी स्टोरी सबसे ऊपर होती है। इसके बाद इनके फ्लोर के वेट सबके नोट कर लेंगे। ये W1 है, ये W2 है, ये W3, इनकी वैल्यू पीछे निकाल ही चुके हैं, उनकी वैल्यू यहाँ पर रख दें। ये H1, ये H2, ये H3, ये W1 और H1 का होल स्क्वायर है, तो अलग अलग ये W1 H1 का होल स्क्वायर यहाँ आएगा, W2 H2 का होल स्क्वायर यहाँ आएगा, W3 H3 का होल स्क्वायर यहाँ आएगा। ये तीनों को जोड़ देंगे तो ये इनका योग हो जाएगा। यहाँ पर जो संख्या निकाली गई है
ये तीनों संख्याएं इस संख्या से किस अनुपात में हैं, यानी ये संख्या बटे ये संख्या, ये रेशियो ये लिख दिया गया, ये संख्या बटा ये संख्या, ये रेशियो यहाँ पर लिख दिया गया, और ये संख्या बटे ये रेशियो यहाँ लिख दिया गया। और ये हमने पूरा इसको जोड़ा तो देखा ये हमारा 1 होना चाहिए, और 1 है भी। इसके बाद क्या करते हैं, इस रेशियो में हम अपने जो लोड है 513 किलो न्यूटन का उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 513 से जब इसमें गुणा करेंगे तो ये संख्या आ जाएगी, 513 में इससे गुणा करेंगे तो ये संख्या आ जाएगी, और 513 में जब इससे गुणा करेंगे तो ये संख्या आ जाएगी। और इसी तरीके ये तो हमारा एक्स अक्ष की डायरेक्शन हो गया। क्योंकि एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में टोटल हमारा फोर्स हमारा बराबर निकल के आया, इसलिए यहाँ वाई डायरेक्शन में भी यही डाटा नोट कर लिए जाएंगे। हाँ, अगर भिन्न भिन्न लोड आते तो उसका लिए यहाँ वैल्यू चेंज हो जाती। तो ये हमारा तालिका के द्वारा अपने आंसर को रिप्रेजेंट भी किया जाता है। थैंक यू।